नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में। जी हाँ, गुप्त साम्राज्य अपने अंतिम समय में काफ़ी छिन्न भिन्न हो गया था और धीरे धीरे इस साम्राज्य का पतन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का पतन। स्कंद गुप्त की मृत्यु। जी हाँ, ये याद रखेंगे कि स्कंद गुप्त तक इस साम्राज्य का जो है महत्व काफ़ी ज़्यादा था और यह काफ़ी ख्याति प्राप्त साम्राज्य था। इनकी मृत्यु 467 ईस्वी में हो जाती है और तब तक गुप्त साम्राज्य बहुत ही फलीभूत हुआ रहता है। लेकिन इसके बाद गुप्त वंश अपने अस्तित्व में 100 वर्षों तक बना रहता है। 100 वर्षों तक इस साम्राज्य का चलन रहता है, लेकिन धीरे धीरे यह छिन्न हो जाता है और कमजोर होता चला जाता है। स्कंद गुप्त के बाद इस साम्राज्य में जो कई सारे राजा हुए वो इस प्रकार हैं। पुरुगुप्त, यह कुमार गुप्त का पुत्र था और स्कंद गुप्त का सौतेला भाई था। स्कंद गुप्त का अपना कोई पुत्र नहीं था। पुरुगुप्त बुढ़ापा अवस्था में राज सिंहासन पर बैठा था, क्योंकि स्कंद गुप्त बैठ गया था और स्कंद गुप्त के बाद पुरुगुप्त बैठा था। और पुरुगुप्त जो है वह स्कंद गुप्त का सौतेला भाई था। यह सुचारू रूप से शासन को नहीं चला पाया और साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। उसके बाद है कुमारगुप्त द्वितीय। जी हाँ, पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय हुआ और उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त ने राजगद्दी संभाला। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त शासक बना, जो नालंदा से प्राप्त मोहर के अनुसार पुरुगुप्त का पुत्र था। बुद्धगुप्त कौन था? तो यह पुरुगुप्त का पुत्र था। उसके बाद है उसकी मां चंद्र देवी थी। इसने 475 ईस्वी से 495 ईस्वी लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। वेनसांग के अनुसार बौद्ध मत अनुयायी था। ये जो था बौद्ध मत का अनुयायी था। उसने नालंदा बौद्ध महाविहार को काफी धन दिया। इन्होंने नालंदा बौद्ध महाविहार को काफी उपहार दिया। इसके बाद हुआ नरसिंह गुप्त बालादित्य। जी हाँ, बुद्धगुप्त की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नरसिंह गुप्त शासक बना। बुद्धगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद नरसिंह गुप्त शासक बनता है और इस समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। और जब नरसिंह गुप्त का शासन काल आया तो उस समय यह साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। मगध, मालवा तथा बंगाल, ये 3 भागों में बट गया था। इससे पहले तक ये तीनों क्रमशः एक ही साम्राज्य में था। मगध में नरसिंह गुप्त, मालवा में भानुगुप्त और बिहार तथा बंगाल क्षेत्र में वैन्य गुप्त ने अपना शासन स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। तो जो गुप्त वंश का साम्राज्य था वह 3 भागों में बट गया, जिसमें से मगध क्षेत्र पर नरसिंह गुप्त का कब्जा रहा, मालवा में भानुगुप्त, बिहार तथा बंगाल क्षेत्र में वैन्य गुप्त ने अपना स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापित किया। नरसिंह गुप्त तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया है। जी हाँ, नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया। ये तीनों राजाओं में नरसिंह गुप्त अत्यधिक शक्तिशाली था। उसके बाद है कुमारगुप्त तृतीय। जी हाँ, कुमारगुप्त तृतीय है कि नरसिंह गुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय शासन सत्ता पर काबिज हुआ। मगध के सिंहासन पर बैठा, वह 24वां शासक बना। यह जो है कुमारगुप्त तृतीय वह नरसिंह गुप्त का पुत्र था और गुप्त वंश का 24वां शासक था। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। कुमारगुप्त तृतीय जो था वह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद है दामोदर गुप्त। जी हाँ, कुमारगुप्त के निधन के बाद उसका पुत्र दामोदर गुप्त राजा बना। कुमारगुप्त के बाद भी उनका पुत्र दामोदर गुप्त राजा बना, लेकिन ईशान वर्मा का पुत्र सर्ववर्मा उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी
मौखरी शासक था। सर्ववर्मा ने अपने पिता की पराजय का बदला लेने हेतु युद्ध किया और इस युद्ध में दामोदर गुप्त की हार हुई। यह युद्ध 572 ईस्वी के आसपास हुआ। जब दामोदर गुप्त शासन सत्ता पर काबिज था तो उस समय ईशान वर्मा का पुत्र सर्ववर्मा ने इनसे युद्ध किया, जिसमें दामोदर गुप्त की हार हुई और यह युद्ध लगभग 572 ईस्वी के आसपास में हुआ था। उसके बाद है महासेन गुप्त। दामोदर गुप्त के बाद उसका पुत्र महासेन गुप्त शासक बना था। उसने मौखरी नरेश अवंती वर्मा की अधीनता स्वीकार कर ली। जी हाँ, दामोदर गुप्त के बाद जब उनका पुत्र महासेन गुप्त शासक बना तो उसने मौखरी नरेश अवंती वर्मा की अधीनता स्वीकार कर ली। महासेन गुप्त ने असम नरेश सुस्थित वर्मन को ब्राह्मण नदी के तट पर पराजित किया था। उसके बाद है देवगुप्त। महासेन गुप्त के बाद उसका पुत्र देवगुप्त मालवा का शासक बना था। देवगुप्त जो है वह महासेन गुप्त का पुत्र था, जो उनकी मृत्यु के बाद मालवा का शासक बना। उसके दो सौतेले भाई कुमारगुप्त और माधवगुप्त थे। देवगुप्त ने गौड़ शासक शशांक के सहयोग से कन्नौज के मौखरी राज्य पर आक्रमण किया और गृहवर्मा की हत्या कर दी। प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राज्यवर्धन ने शीघ्र ही देवगुप्त पर आक्रमण कर उसे मार डाला। हर्षवर्धन के समय में माधवगुप्त मगध के सामंत के रूप में शासन करता था। जब हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार हो रहा था उस समय में माधवगुप्त मगध के सामंत के रूप में शासन करता था। वह हर्ष का घनिष्ठ मित्र और विश्वास पात्र था। माधवगुप्त जो था वह हर्ष का घनिष्ठ मित्र और विश्वास पात्र था। हर्ष जब शशांक को दंडित करने हेतु गया था तो माधवगुप्त भी उनके साथ गया था। उसने 650 ईस्वी तक शासन किया। माधवगुप्त का जो शासन काल रहा वह 650 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा था। हर्ष की मृत्यु के उपरांत भारत में अराजकता फैल गई। हर्ष जो था सम्राट हर्षवर्धन वह काफी ख्याति प्राप्त राजा था और उनकी मृत्यु के बाद भारत में अराजकता फैली, आंतरिक विद्रोह होने लगा और इसकी फायदा को देखते हुए माधवगुप्त ने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। आइए उसके बाद बात करते हैं उत्तर गुप्त राजवंश की। गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण एवं अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया। जब गुप्त वंश का पतन हो गया तो भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण होने लगा और अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया। अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में अलग अलग साम्राज्य की स्थापना कर ली। इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए विदा चाहता हूं।